नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप मुख्य सेविका के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 15 करेंगे। इसमें काफी अच्छे प्रश्नों का समायोजन है जो आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। लगातार जब आप मॉक टेस्ट करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल होगी। कल आपने 100 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट किया उसमें अधिकांश बच्चों के 60 से ऊपर प्रश्न सही हुए, तो इसका अर्थ है वो लगातार तैयारी अच्छी कर रहे हैं। इसी मॉक टेस्ट से आपके कई प्रश्न मिलने वाले हैं, तो लगातार इन मॉक टेस्ट को जरूर करते रहिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको मुख्य सेविका की एक स्पेशल बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो कि काफी अच्छी है। इस बुक का नाम है चक्षु प्रकाशन की बुक है। ये मुख्य सेविका 2022 के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित है। इस बुक में काफी खूबियां हैं। एक तो इसमें टू द पॉइंट आपका सिलेबस दिया गया है पूरा, जिसे आप काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा इस बुक में एमसीक्यू भी दिए गए हैं चैप्टर वाइज, तो उन एमसीक्यू के द्वारा आप पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें इंग्लिश मीडियम वालों को जो प्रॉब्लम आती है कि हिंदी इंग्लिश के टॉपिक नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें जो टॉपिक्स का नाम भी इंग्लिश में दिया गया है, तो आप काफी अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। और इसमें मुख्य सेविका के बहुकल्पीय प्रश्न काफी दिए गए हैं जो आपकी तैयारी में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसमें चीजें टू द पॉइंट लिखी गई हैं, जिससे आपका सिलेबस काफी आसान लगेगा। आपको काफी भाषा इस बुक की आसान लगेगी। किताबें पढ़ने से समझ में आती हैं, तो एक बार खरीद कर जरूर पढ़कर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि यह किताब कितनी अच्छी हो सकती है आपके लिए। यह नंबर 1 बुक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं या नजदीकी बुक स्टॉल पर जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। क्लियर है आपको? तो यह काफी अच्छी बुक है, इससे आप काफी अच्छी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा और आज के प्रश्नों का समायोजन कैसा था। और जो प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज है आपका मॉक टेस्ट नंबर 15। आज का प्रश्न है आपका, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एकीकृत बाल विकास सेवा यानी कि आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका उत्तर आप अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जिससे आपका मुझे पता चल सके कि आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। ऑप्शन ए भौतिक, बी मानसिक, सी धार्मिक या डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है इनमें से। भारतीय नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सही है, बताइए। निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। यह समाजशास्त्र का प्रश्न है और आपको सही उत्तर देना है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, अगर आपने पढ़ा हो या ना हो। कॉमन सेंस का यह प्रश्न है। भारतीय नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोच्च है। ए भौतिक, बी मानसिक, सी धार्मिक, डी इनमें से सभी। तो पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी इनमें से सभी। क्लियर है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो भारतीय नारियों को मूल्यों का आदर्श माना जाता है। भारत में भौतिक, मानसिक एवं धार्मिक सभी को उच्च मूल्य प्राप्त है। क्लियर है आपको? तो भारतीय नर नारियों को मूल्यों का आदर्श माना जाता है। भारत में भौतिक, मानसिक एवं धार्मिक सभी का उच्च मूल्य प्राप्त है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपको बताना है कि विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किन पर पड़ता है। ऑप्शन ए है आपका पति पर, बी है पत्नी पर, सी है बच्चों पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस पर
विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? विवाह विच्छेद यानी कि तलाक यानी कि डाइवोर्स। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? दूसरे का बताइए जल्दी से। सी ऑप्शन है। तलाक का या विवाह विच्छेद का या डाइवोर्स का सबसे प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चों पर पड़ता है। तो विवाह विच्छेद एक सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, विवाह विच्छेद की स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिससे बच्चों की देखभाल, उनकी परवरिश सही तरीके से नहीं हो पाती और उनके सभी प्रकार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज ध्यान से बस पढ़ते रहिए आप, और आपका एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती रहेगी। आपका अगला प्रश्न है, जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? बताइए। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बहुपति विवाह, ऑप्शन बी बहुपत्नी विवाह, ऑप्शन सी सामूहिक विवाह या ऑप्शन डी धार्मिक विवाह। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? बताइए। जब एक महिला दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बहुत ही आसान उत्तर है। तो इसका तीसरे का जो ऑप्शन आपका सही है वो कौन सा है? ए बहुपति विवाह कहलाता है। जब एक महिला एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वो बहुपति विवाह कहलाता है। क्लियर है आपको? बहुपत्नी विवाह यानी कि पॉलीगैमी, एक से अधिक पत्नियां रखना बहुपत्नी विवाह होता है। और सामूहिक विवाह क्या होता है? सामूहिक विवाह समाज के भागीरथ बंधुओं द्वारा समाज हित में एक सार्थक सोच व अंगत कदम है। जैसे बहुत से लोगों जोड़ों को लिया और एक साथ उनका विवाह करवा दिया, जिससे क्या होता है कि उनकी शादियों का खर्चा खत्म हो जाता है। तो यह सामूहिक विवाह है। अगला है आपका, परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। इस किस विद्वान की परिभाषा है? बताइए। परिवार के बारे में यह कथन किस विद्वान का है? तो जितने भी कथन आपको पढ़ाए जा रहे हैं उन्हें आप याद करके रखिए, क्योंकि 4 से 5 कथन आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो समाजशास्त्र में जो कथनों का मूल्य है वो बहुत ही ज्यादा है। एक एक कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विद्वानों का। तो परिवार के बारे में इन्होंने एक कथन दिया है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मा का क्षीण हो जाना ही परिवार विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? बताइए। बताइए किस विद्वान की यह परिभाषा है? तो ऑप्शन ए है आपका आर्टिन यूनिट, बी है न्यूमेयर, सी है मीड और डी है आपका रांगे राघव। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मा का क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। यह किस विद्वान की परिभाषा है? बताइए जल्दी से। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी मीड। क्लियर है आपको? तो चौथे का सही ऑप्शन है मीड। क्लियर है आपको? तो परिवार मानवीय मूल्यों का आधार है। परिवार के माध्यम से ही मानवीय मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होता है। परिवार के विघटन को परिभाषित करते हुए मीड महोदय ने लिखा है कि परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता का क्षीण हो जाना ही परिवार का विघटन है। अगर आपकी परिवार के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं समझ रहे हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्य परायणता परिवार के प्रति खत्म हो जाती है, तो क्या है? परिवार का विघटन वहीं से शुरू हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। परिभाषाएं ये आपसे पूछी जाएंगी पेपर में 4 से 5, तो आप परिभाषाओं को जरूर ध्यान से पढ़िए। 2-4 ही टॉपिक हैं जहां से आपसे ज्यादा परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न दूसरे नहीं बनते हैं। तो एक तो आपका परिवार हो गया, ठीक है, और दूसरा है आपका सामाजिक परिवर्तन, वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन है आपका ए सामूहिक निवास, और बी है आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी है आपका सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना, ऑप्शन डी है पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य।
तो इसमें एक ऑप्शन आपको चुनना है जो संयुक्त परिवार से मैच नहीं करता हो। संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता नहीं है, वो उत्तर आपको चुनना है। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पांचवें का बी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एकल परिवार में होती है, संयुक्त परिवार में नहीं होती। तो पांचवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो सामूहिक निवास सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संयुक्त परिवार की व्यवस्था नहीं है। क्लियर है आपको? तो इसी तरीके से आपको सही करना है। तो भारतीय परिवार का मुख्य प्रतिरूप है संयुक्त परिवार। तो भारतीय परिवारों का मुख्य प्रतिरूप क्या है? सामूहिक परिवार। ठीक है, यह भारतीय संस्कृति का प्रतिमान है तथा प्राचीन समय से चली आ रही भारत के प्राचीन ग्रंथों में सभी इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये एक परंपरा है संयुक्त परिवार की जो प्राचीन समय से चलती आ रही है भारत में। अगला प्रश्न है आपका, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? बताइए, दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है आपका दबाव किस पर डाला जाए, ऑप्शन बी है आपका दबाव कैसे डाला जाए, और ऑप्शन सी है आपका दबाव क्यों डाला जाए, और ऑप्शन डी है आपका दबाव कहां डाला जाए। ठीक है, कहीं डाला जाए या कहां डाला जाए, बात एक ही है। तो एबीसीडी में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का। तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका सी, दबाव क्यों डाला जाए यह सोचना आवश्यक नहीं है। ठीक है, सोचना, दबाव आप डालने सोच रहे तो ये आप पहले से ही आपको पता होगा कि दबाव आपको क्यों डालना है। तो सोचना क्या है दबाव डालने से पूर्व कि दबाव किस पर डालना जाए, दबाव कैसा डाला जाए और दबाव कहां डाला जाए। ठीक है, तो दबाव क्यों डाला जाए, दबाव डालने से पूर्व यह सोचना आवश्यक नहीं है। गृह सज्जा में दबाव को स्थान देने के लिए चार बातों को ध्यान रखना चाहिए कि दबाव किस वस्तु पर डाला जाए, दबाव किस प्रकार डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए, दबाव वस्तु में कहां पर डाला जाए। क्लियर है आपको? अगला है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? बताइए। तो जो ऑप्शन ए है आपका पाचन तंत्रों के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है आपका पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। ऑप्शन सी है आपका शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, या डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सातवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है डी। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका सही है। तो आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य, सुपाच्य आहार प्रदान करना है, जिससे रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति होती रहे तथा शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम मिलता रहे। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज आपको कंप्लीट कराई जा रही है, आप निरंतरता से पढ़ते रहें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप बाकायदा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो आप गरिमा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 94,533,66,279। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज मैं नई डिवाइस पर ये आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि क्या आवाज आपको सही आ रही है, पहले से अच्छी आ रही है या पहले से खराब आ रही है या पहले जैसी ही आ रही है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। क्लियर है आपको? तो अगला प्रश्न है आपका, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। बताइए, शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास कितनी होती है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका 2%, बी है 4%, सी है 5%, डी है 7%। तो बताइए इनमें से एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा?
शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने से ऊर्जा ह्रास होती है। तो एबीसीडी का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 8वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 7%। क्लियर है आपको? इसका ऑप्शन डी सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा है? डी है। क्लियर है आपको? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो शरीर के तापक्रम में 1 फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने पर 7% ऊर्जा ह्रास होती है। ठीक है, यहां पर ह्रास होगा, अतः ज्वर की दशा में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका 9वां, काम करने वाली एक औरत, यहां पर औरत होगा, ठीक है, औसत है, ठीक है, सॉरी, स्त्री बाद में लिखा है। काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। बताइए, काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपका ए 1790, बी 2060, सी 1900, डी 2880। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 9 का, वो कौन सा है? 9 का सही ऑप्शन है आपका बी 2060। क्लियर है आपको? 2060 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो काम करने वाली एक औसत वयस्क महिला को एक दिन में 2060 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होगी? आपको बताना है कि अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि क्या होगी? ऑप्शन है आपका ए छाती से छोटी होती है, बी छाती से बड़ी होती है, सी छाती के बराबर होती है, डी छाती से कोई संबंध नहीं होता। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि और छाती के बीच क्या संबंध होगा? इसका उत्तर आपको देना है एबीसीडी में से ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो 10 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ए, क्या है? छाती से छोटी होती है। क्लियर है? तो अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 10 का। अगला प्रश्न है आपका, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए, ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, बी है भोजन के प्रोटीन का अनुमान, सी है भोजन में वसा का मूल्यांकन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ट्राइडजिल टेस्ट निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन, बी भोजन के प्रोटीन का अनुमान, सी भोजन में वसा का मूल्यांकन, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? 11वें का सही ऑप्शन है आपका ए, भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन। ठीक है, ट्राइडजिल टेस्ट में क्या किया जाता है? भोजन का ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन किया जाता है। क्लियर है आपको? तो 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है निद्रा, व्यायाम, पोषण या स्वच्छता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? निद्रा है या व्यायाम है या पोषण है या स्वच्छता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है? बताइए। तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, पोषण। ठीक है, तो बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? पोषण है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 12वें का। तो बच्चों के शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों में वयस्कों से अधिक होती है क्योंकि उनका शरीर विकास कर रहा होता है। अच्छे पोषक तत्व बच्चों को न सिर्फ पोषण देता है बल्कि उसके शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। तो क्लियर है आपको एक चीज बात, बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पोषण को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। बताइए,
जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। तत्वों को आपको पहचानना है। एक कार्बन तथा हाइड्रोजन, ठीक है, एक कार्बन तथा हाइड्रोजन, बी कार्बन तथा सल्फर, सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। एक कार्बन तथा हाइड्रोजन, बी कार्बन तथा सल्फर, सी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एबीसीडी में आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान उत्तर है ये, तो आप में से किसी को गलत करना ही नहीं चाहिए। अगर आपका गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो जल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले यह बता दीजिए। यह होता है जल का फार्मूला H2O। तो यहां पर क्या है जल में, यह हाइड्रोजन हो गया आपका H, और O क्या हो गया ऑक्सीजन। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बिल्कुल सही ऑप्शन है 13वें का सी। तो जल एक कार्बन अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, 2 यहां पर नीचे होगा, उससे आप स्वयं से कर लेंगे। ठीक है, जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है। बताइए जख्म भरने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है। ऑप्शन ए है आपका कैल्शियम, बी है आपका सोडियम, सी है आपका जस्ता, डी है आपका मैग्नीशियम। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जख्म भरने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है। तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, जस्ता। क्लियर है आपको, जस्ता ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये जख्म भरने के लिए तत्वों में शामिल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका 14वें का बिल्कुल सही हो जाता है। भोजन में पर्याप्त मात्रा में जस्ता यानी कि जिंक उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण सिंथेसिस की क्षमता बढ़ जाती है, फलतः घाव जल्दी भरता है। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रेज का प्रमुख तत्व है। क्लियर है आपको। तो अगला प्रश्न है आपका 15वां। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, बी सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सी सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, डी सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो ये आज गरिमा बैच में पढ़ाया हुआ प्रश्न है और उनको ये उन सभी को ये प्रश्न बिल्कुल सही करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उन लोगों ने क्लास अटेंड की होगी और अच्छे से एक एक चीज को पढ़ा होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एबीसीडी में निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है, बी सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, सी सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है, या डी सामाजिक परिवर्तन की गति समान एवं अतुलनीय है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, डी, समान नहीं होती है। कभी भी सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं होती है। तो सामाजिक परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जो सबके जीवन में घटित होती रहती है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है तथा बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह प्रकृति में सार्वभौमिक घटना है। सामाजिक परिवर्तन की गति असमान तथा तुलनात्मक होती है। क्लियर है आपको। तो आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी अगर आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको आवाज सही सुनाई दे रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी सुनाई दे रही है पहले से तो यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पश्चिमी मूल्य, बी आधुनिक शिक्षा, सी परिवार की संरचना में परिवर्तन, या मानवीय मूल्य। बताइए कौन अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल नहीं है। ए पश्चिमी मूल्य, बी आधुनिक शिक्षा,
सी परिवार की संरचना में परिवर्तन, डी मानवीय मूल्य। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, आपको उत्तर कमेंट करके बताना है। क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 16वें में। तो 16वें का सही ऑप्शन है आपका डी, ये मानवीय मूल्य, यह अंतरपीढ़ी के संघर्षों के कारणों में शामिल नहीं है। अंतरपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण पश्चिमी मूल्य है, आधुनिक शिक्षा है, नैतिकता के बदले प्रतिमान है, राजनीतिक चेतना है, औद्योगिकीकरण है, नगरीकरण है। मानवीय मूल्य अंतरपीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक होते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि परिहास संबंध है, यह परिवार टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। बताइए परिहास संबंध किन रिश्तों के बीच में होता है, वो आपको पहचानना है। पिता एवं पुत्र के मध्य में क्या परिहास होता है? क्या माता एवं पुत्री के मध्य में परिहास होता है? या पिता एवं पुत्री के मध्य में परिहास होता है? या जीजा और साली के मध्य में परिहास संबंध होता है? एबीसीडी में आपको पहचानना है परिहास संबंध किनके मध्य में होता है। बताइए 17वां का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग सही उत्तर देंगे इसका। तो परिहास होता है, अर्थ होता है मजाक करना। ठीक है, तो मजाक कई लेवल का होता है, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग परिवारों में ये अलग अलग तरीके से होता है। तो 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, परिहास संबंध किनके बीच में होता है? तो 17वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन इसका 17वें का बिल्कुल सही है। जीजा तथा साली के मध्य में परिहास संबंध होता है। ठीक है, तो परिहास संबंध यानी कि जोकिंग रिलेशनशिप जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी आदि के मध्य पाई जाती है। परिहास के अंतर्गत हंसी मजाक आता है, गाली गलौज आता है, अश्लील और भद्दे कथन आदि का समावेश होता है। यह अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समाज में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। क्लियर है आपको? अगला है आपका प्रश्न कि किस वर्ष के हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। बताइए किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। ए है आपका 1955, बी 1956, सी 1961, डी 1973। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है 18 में। बताइए किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा बताइए। तो 18वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ए 1955 में। 1955 में क्या किया गया, हिंदू विवाह अधिनियम आया और उसके अंतर्गत तलाक के प्रावधान प्रदान किए गए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पास किया गया जिसके अनुसार तलाक के लिए दोनों पक्षकारों का समान रूप से सहमति अनिवार्य है। धारा 13 में विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 बगैर पारस्परिक दोष साबित किए जाने के बावजूद पक्षकारों को परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति प्राप्त करने का हक दे दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें हैं, तो कानूनी भाषा लिखी हुई है, हो सकता है आपको समझ में ना आए, पर आपको जो मेन तथ्य था वो यही था कि कब पारित हुआ 1955 में। ठीक है, अगला है आपका घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ए 10 अप्रैल 2005 को, बी 17 मई 2006 को, सी 26 अक्टूबर 2006 को, डी 27 नवंबर 2005 को। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है जल्दी से बताइए। घरेलू हिंसा अधिनियम कब प्रभावी हुआ। ए 10 अप्रैल 2005 को, बी 17 मई 2006 को, या सी 26 अक्टूबर 2006 को, या 27 नवंबर 2005 को। तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी 26 अक्टूबर 2006 को घरेलू हिंसा अधिनियम प्रभावी हुआ। क्लियर है आपको? ये कई बुकों में गलत भी लिखा है, एक बार तो मैं भी धोखा खा गया था। तो ये 26 अक्टूबर 2006 ही है, इसको आप सही याद रखिएगा। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है आपका हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों की कानूनी विवाह उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो बताइए ए ऑप्शन है 1920 और बी ऑप्शन है आपका 1930, सी ऑप्शन है 1958, डी ऑप्शन है आपका 1956। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। यहां पर आप 1955 कर सकते हैं। ठीक है, 1955।
ठीक है, आप इसे 1955 या 1956 कर सकते हैं, क्योंकि जब 1955 लिख के आएगा तो आप 1955 सही करेंगे, और जब 1956 लिख के आएगा तो 1956 सही करेंगे, क्योंकि यह अधिनियम 1956 से लागू हुआ था, बना 1955 में था। तो हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बताइए। तो इसमें जो 1956 दिया गया है इस प्रश्न में, तो आप इसे 1956 ही सही करेंगे, ठीक है। हम नजदीकी प्रश्न को ऑप्शन को देख के करते हैं, ठीक है। चारों में से कोई आपको एक चुनना होता है, जो नजदीकी ऑप्शन है वो 1956 है। ये अधिनियम 1955 में पारित हुआ था और लागू कब हुआ था, 1956 में, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हिंदू कोड बिल के अंतर्गत निम्नलिखित कानून थे, कौन कौन से कानून थे हिंदू कोड बिल के अंतर्गत? हिंदू उत्तराधिकार, हिंदू वसीयत अधिनियम, विवाह, विधवा विवाह, विवाहित स्त्री के सांपत्तिक अधिकार, तलाक, भरण पोषण कानून आदि। शारदा एक्ट 1929 के तहत 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह कानूनी अपराध था। तो शारदा एक्ट 1929 में क्या किया गया था, बाल विवाह का प्रतिबंध किया गया था, और 14 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अपराध घोषित किया गया था। लेकिन 14 वर्ष या 14 वर्ष से ऊपर की आयु की लड़की का विवाह हो सकता था। लेकिन 1955 में एक कानून फिर से आया, हिंदू विवाह अधिनियम, जिसके द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र 15 वर्ष कर दी गई। फिर 1978 में इसमें संशोधन हुआ और विवाह की उम्र लड़कियों की कर दी गई 18 वर्ष, ठीक है। फिर अभी फिर से एक बार संशोधन हुआ है और अब लड़कियों की उम्र, विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कर दी गई है। कितनी, 21 वर्ष। लेकिन यह सिर्फ हिंदुओं पर लागू होती है, ईसाइयों पर लागू होती है और जैन लागू होती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ पर यह लागू नहीं होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें, ये थोड़ा भाषा वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है, महिलाओं के मध्य राजनीति तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, या लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है आपका, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें, तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, बताइए। 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। कौन सा है, डी है। क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है, ठीक है। तो उत्तर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिंग यानी कि जेंडर भिन्नता पर सामाजिक रूप से एक निर्मित कोटि है, जबकि सेक्स एक जैविकीय कोटि है, इसलिए लिंगों के बीच सामाजिक एवं वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। ऑप्शन ए है आपका प्रवासन, बी है प्रजननता में लगातार कमी, सी है आपका श्रम शक्ति में बच्चों के प्रवेश, या डी आपका जरा उग्र अवस्था में जीवन प्रत्याशा में सुधार का अभाव। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, निम्नलिखित में से किस कारक के परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खुलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश जनसांख्यिकी खिड़की नहीं खोलता है। क्लियर है आपको? तो 22 का सी ऑप्शन आपका सही है, श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश अवैध है, जो बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम 1986 में उल्लिखित है। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम कब आया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1986, ठीक है। यह बाल विकास के अंतर्गत यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अतः इस कारक को जनसांख्यिकी में शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, तो यह भी देखिए, यह समाज कार्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे। ऑप्शन ए है आपका आर के मुखर्जी, बी डीपी मुखर्जी,
सी राधा कमल मुखर्जी, डी कुमारप्पा। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। भारतीय समाज कार्य के जनक कौन थे, ए आर के मुखर्जी, बी डीपी मुखर्जी, सी राधा कमल मुखर्जी, डी कुमारप्पा। तो एबीसीडी में जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। एबीसीडी में जो इसका ऑप्शन सही है वो कौन सा है, बी है डीपी मुखर्जी। कौन सा ऑप्शन सही है, बी है आपका डीपी मुखर्जी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 23 का। तो डीपी मुखर्जी को भारतीय समाज कार्य का जनक कहा माना जाता है। समाज कार्य या समाज सेवा एक शैक्षिक एवं व्यवसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों द्वारा लोगों एवं समूह के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। जिनको भी ये वीडियो बड़ा लगा करें वो 1.2 पे स्पीड सेट करके भी वीडियो देख सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, चाहे जैसे आप पढ़ें, आपको एक एक प्रश्न देखना चाहिए। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं एवं बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई, बताइए। महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है आपका अगस्त 1953, बी सितंबर 1957, सी अगस्त 1955, डी सितंबर 1958। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। 24 का सही ऑप्शन कौन सा है, तो 24 का सही ऑप्शन है आपका ए। क्लियर है, अगस्त 1953 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो महिलाओं, बच्चों एवं शारीरिक दृष्टि से भिन्न समूहों के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा स्थापना की गई थी, 1953 में की गई थी। ठीक है, तो इस बोर्ड के द्वारा महिला कल्याण व विकास और सशक्तिकरण व स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी निश्चित करना व अत्यधिक प्रगतिशील इकाई में पहचान बनाना है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है, बताइए। ए समाजवादी नारीवाद, बी क्रांतिकारी नारीवाद, सी उदारवादी नारीवाद, डी सांस्कृतिक नारीवाद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, थ्योरी का प्रश्न है, ध्यान से पढ़ सुनिएगा। कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक कारण है। तो ए है आपका समाजवादी नारीवाद, बी है आपका क्रांतिकारी नारीवाद, सी है उदारवादी नारीवाद, डी है सांस्कृतिक नारीवाद। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25 में, तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्रांतिकारी नारीवाद का मानना होता है कि जो महिलाओं की दुर्गति है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है उसका सिर्फ और सिर्फ पितृतंत्र है। ठीक है, जहां पर पितृ सत्ता है वहीं पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, ऐसा उनका मानना है। क्लियर है आपको। तो क्रांतिकारी नारीवाद सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है। क्लियर है आपको। तो आपने अच्छे से एक एक प्रश्न अभी तक पढ़ा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आज की आवाज कैसी आपको सुनाई दी। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 15। तो बताइए इसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं और कैसा लगा आपको प्रश्नों का समायोजन, कितने प्रश्न आपको कठिन लगे, कितने प्रश्न आपको सरल लगे। लगातार इसी तरह मॉक टेस्ट करते रहिए, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा और एक एक प्रश्न आपका सही हो रहा होगा। जब आप 50 से 60 मॉक टेस्ट कर चुके होंगे तब आपके पास अच्छा प्रश्नों का समायोजन होगा, जिससे आपने एक अच्छी तैयारी कर चुके होंगे और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मॉक टेस्ट लगा कैसा लगा और इसके अलावा आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि आईसीडीएस की स्थापना कब की गई थी, एकीकृत बाल सेवा, उसकी स्थापना कब की गई थी, समेकित बाल सेवा। ठीक है, तो उसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।